हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविलाइज इंजीनियर्स में। तो हम अपने हाइड्रोलॉजी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो चैप्टर 2 पे ही हैं अभी हम फिलहाल। देखते हैं आज कितना होता है। तो प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डाटा और मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया, ये दोनों टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका, प्रेजेंटेशन ऑफ रेनफॉल डाटा। तो प्रेजेंटेशन से मतलब रिप्रेजेंट करना है ना। तो रेनफॉल डाटा को हम किन किन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किन किन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए वैसे तो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं, बट यहाँ पे हम मेनली 3 मेथड को देखने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे सिंपल मेथड जो है वो है मास कर्व ऑफ रेनफॉल। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मास कब हम यूज़ करते हैं। मास जब यूज़ करते हैं जब हम अक्यूमुलेट कर रहे हो डाटा को, है ना। जब हम डाटा को जोड़ते चले जाएं तो हम मास कर्व कहते हैं। तो आपको दिख रहा होगा इसमें एक तरफ जो हमारा वाई एक्सिस है उस तरफ जो हमारा डाटा है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, इसलिए हमने इसे मास कर्व कहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हो क्या रहा है, देखिए ये हमारा एक मास प्रेसिपिटेशन और टाइम के बीच में ये ग्राफ हमने प्लॉट किया हुआ है। एक्स एक्सिस पे टाइम है आपका, वाई एक्सिस पे एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, मान लीजिए 0 टाइम में आपकी 0 रेनफॉल थी। उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ना शुरू हुआ रेनफॉल होती रही और यहाँ के इतनी रेनफॉल हो गई। उसके बाद टाइम तो कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे एकदम से आपकी प्रेसिपिटेशन बढ़ी है, मान लीजिए यहाँ तक बढ़ गई आपकी प्रेसिपिटेशन। उसके बाद क्या हुआ, बारिश हुई नहीं है। तो बारिश ना होने की वजह से क्या हुआ, आपका जो कर्व था वो फ्लैट हो गया। ठीक है, बीसी के बीच में आपका कर्व फ्लैट हो गया। फिर एकदम से बारिश हुई, फिर एकदम से ऊपर चला गया, फिर भाई बारिश नहीं हुई। तो फिर अब मान लीजिए अगर बारिश ना ही हो और हम इस ग्राफ को कंटिन्यू करते रहें तो ये फ्लैट लाइन चलती रहेगी, है ना। क्योंकि एक्यूमुलेट है, कभी नीचे नहीं आएगा। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। ठीक है, तो ड्यूरेशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉर्म क्या पता चलता है इससे, एक तो हमें ड्यूरेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉर्म के बीच में हमें ग्राफ मिलता है इसमें। ठीक है, इंटेंसिटी इज वेरियस टाइम, हमें इंटेंसिटी पता लगती है अलग अलग टाइम के बीच में। जैसे कि अगर हम पता करना चाहें कि डे 1 और डे 2 के बीच में कितनी इंटेंसिटी थी तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक हमने एग्जाम्पल भी दिया है छोटा सा। जैसे आप सी डी पॉइंट को देख रहे हो, ये आपका पॉइंट सी, ये रहा पॉइंट आपका डी। सी डी शोज अ स्टॉर्म ऑफ ड्यूरेशन ऑफ 3 to 4। ठीक है, तो सी डी हुआ कब से कब तक है, C3 पे था और D4 पे था। तो 4 - 3 1 डे के लिए स्टॉर्म हुआ ये। ठीक है, 1 डे एंड प्रेसिपिटेशन कहाँ से कहाँ तक हुई है, ये देखो ये रहा, ये देखो ये रहा। ठीक है, तो कहाँ से कहाँ तक गया ये 14, ये 10 to 14 गया है। तो हुआ कितना है, 14 - 10, 4 सेंटीमीटर्स की रेनफॉल हुई है इसमें। ठीक है, तो इंटेंसिटी कितनी हो गई इसकी, इंटेंसिटी होगी प्रेसिपिटेशन ओवर टाइम, प्रेसिपिटेशन 4 टाइम 1, तो 1 सेंटीमीटर पर डे की इंटेंसिटी का CD के बीच में स्टॉर्म आया है। ओके, इजी है, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। आगे बढ़े, चलिए दूसरा मेथड देखते हैं, हाइटोग्राफ्स। अब हाइटोग्राफ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर हमारा मान लीजिए एक पूरा चैप्टर ही है और वो हम पढ़ेंगे डिटेल में। बट अभी बेसिकली देख लीजिए होता क्या है, अ प्लॉट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगेंस्ट द टाइम इंटरवल। तो वही सेम चीज़ है, बस वहाँ पे हमारे जो प्रेसिपिटेशन हमने शो की थी वो हमने एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेशन की थी हाइट की टर्म में। यहाँ पे हम इंटेंसिटी की टर्म में कर रहे हैं। मतलब सर, मतलब ये हुआ जैसे आपका टाइम यहाँ पे आवर्स में दिया हुआ है, तो इन्होंने क्या कहा है 0 से लेके 8 आवर्स तक की जो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी थी रेनफॉल की वो 0.3 सेंटीमीटर पर आवर थी, है ना। ये है ना 0.3 सेंटीमीटर पर आवर की रेनफॉल हुई। उसके बाद 8 से 16 के बीच में 0.45 के आसपास हुई है। ठीक है, ऐसी ही इन सब की इंटेंसिटी हमें दी है। तो जब हम इंटेंसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो हम उसे हाइटोग्राफ कहते हैं। ठीक है, और इसे यूजुअली हम बार चार्ट की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सिंपल है, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। क्या क्या होते हैं वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में। ठीक है, अब तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड है मूविंग एवरेज और मूविंग मीन। ठीक है, मूविंग एवरेज और मूविंग मीन। तो इसका मतलब क्या है, मूविंग मतलब तो भाई आगे बढ़ना। ठीक है, और एवरेज और मीन का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आपका कोई ग्राफ है, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए आपका कोई ग्राफ है इस तरीके का। ठीक है, और इस ग्राफ में मैं आपको इस तरीके से शो कर दूँ चीज़ें। ठीक है, तो आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि भाई हो क्या रहा है इस ग्राफ में। ठीक है, क्योंकि एकदम से कभी पीक आ रही है, कभी एकदम से डाउनफॉल आ रहा है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है चीज़ें। तो इस तरह समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक मूविंग
एवरेज और मूविंग मीन मेथड में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई जैसे ये फर्स्ट, ये 1 ईयर है, 2 ईयर है, ये 3 ईयर है, 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे करके हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई शुरू के 3 को एक साथ रख दो और इनका एवरेज ले लो, शुरू के 3 साल का एवरेज ले लो एक साथ, ठीक है। फिर अगले 3 साल का एवरेज ले लो, फिर उससे अगले 3 साल का एवरेज ले लो, ऐसे ऐसे 3-3 साल का एवरेज लो और उसे प्लॉट करो। उससे क्या होगा, उससे हमें एक यूजुअली एक दिख जाता है हमें कि ग्राफ जा किस तरफ रहा है। जब हम एवरेज को लेके चलते हैं तो हमें एक प्रॉपर दिख जाती है कि लाइन किस तरह जा रही है। कर्व नीचे आ रहा है भाई, डी एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। और पैराबोलिक कर्व बना हुआ है, ठीक है, कर्वेचर अप है, कर्वेचर डाउन है, तो हमें दिख जाता है वो। तो अगर इस तरह की चीज़ें हमें ग्राफ को देख के पता चल जाएंगी तो हमें क्या पता चल जाएगा, हमें ट्रेंड पता चल जाएगा वहाँ पे स्टॉर्म का, कि हमारा स्टॉर्म का ट्रेंड है क्या। तो जब भी हम मूविंग एवरेज मेथड लेते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, उसका इस्तेमाल क्या होता है कि जब भी हमें किसी एक साल का डाटा इनफ ना हो तो हम कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स का डाटा लेते हैं, उनका एवरेज लेते हैं और उसे प्लॉट करते हैं, ठीक है। और उससे हमें यूजुअली हमेशा ज़्यादातर तौर पे एक ट्रेंड दिख जाता है कि वहाँ पे स्टॉर्म का ट्रेंड क्या है, ठीक है। आसान मेथड है, आपको कभी बनाने के लिए नहीं आएगा, बस इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं बहुत बार एग्जाम्स में, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ट्रिकी क्वेश्चंस कुछ पूछ लेते हैं उससे रिलेटेड। और बाकी आपके जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं वहाँ पे लिखने के लिए आ सकता है कि मूविंग एवरेज मेथड होता क्या है, बट ऐसे आपको ग्राफ बना के और उसमें शो करना को मुझे नहीं लगता इतना कुछ आएगा, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। हेल्प इन स्मूथनिंग आउट द फ्रिक्वेंट फ्लक्चुएशन ऑफ अ टाइम सीरीज, ठीक है। तो वही मैंने आपको बताया कि जो भी फ्लक्चुएशंस हुई हुई हैं, जैसे शुरुआत में फ्लक्चुएशंस हमने दिखाई ग्राफ में, तो ये जो सब फ्लक्चुएशंस हैं इन्हें स्मूथ करने में काम आता है ये ग्राफ, ठीक है। हेल्प इन डिटरमाइनिंग द ट्रेंड ऑफ द स्टॉर्म, ट्रेंड पता करने में मदद करता है। एंड एवरेज ऑफ डाटा ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स इज बीइंग प्लॉटेड, बता चुका हूँ मैं आपको ये सारी बातें। 3 साल का डाटा जो हम लेते हैं उसका हम एवरेज लेते हैं और फिर उसे प्लॉट करते हैं, ओके। आसान टॉपिक है, ऐसा कुछ खास नहीं है, आगे बढ़ते हैं, आ गया होगा आपको ये समझ में। चलिए अब है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, ये है भाई मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया। अब इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था कि हम प्रेसिपिटेशन नापते कैसे हैं, ठीक है। तो भाई हम एक रेन गॉज लगा देते हैं, रेन गॉज वाटर को कलेक्ट करता है और वो हमें बता देता है कि भाई साहब इतनी लगभग बारिश हुई है, ठीक है। बट क्या आपको लगता है वो रेन गॉज, तो मान लीजिए हमने एक बहुत बड़े इलाके में एक लगाया है, ठीक है, जैसे कि हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स भी थे कि 520 स्क्वायर किलोमीटर्स में एक रेन गॉज भी हम लगा सकते हैं एक सर्टेन एरिया में, ठीक है। तो भाई इतने बड़े इलाके में हमने एक रेन गॉज लगाया है, तो क्या आपको लगता है कि हमेशा वहाँ पे वैसी ही बारिश होगी, एवरेज बारिश होगी पूरे एरिया में? ज़रूरी तो नहीं है। तो हमें कुछ ना कुछ मीन लेना होता है कि भाई हमारे पास बहुत सारे रेन गॉजेस थे, सबका डाटा कुछ अलग अलग आ रहा था, तो हम उन सब की मदद से एक मीन मान लेते हैं कि इस एरिया में इतनी बारिश होती है। तो उसी मीन रेनफॉल को निकालने के कई सारे तरीके हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, हमेशा कोई भी तरीका अच्छा या कोई भी तरीका बुरा नहीं होता, जिसकी जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके को वहाँ पे इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि सर जो पहले वाला तरीका वो बहुत बेकार है, उसे हम कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं, जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी हम उसको इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे आपके ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वालों की ज़रूरत होगी वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसलिए पढ़ने सारे होते हैं, समझने सारे होते हैं, ओके। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, सबसे पहला सबसे आसान अर्थमेटिक मीन मेथड, बचपन से करते आ रहे हैं हम। एवरेज निकालने का तरीका क्या है, सबको जोड़ो और नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये रहा। तो इसमें कुछ इसे निकालना तो कोई खास बड़ी बात नहीं है, बस पता कर लेते हैं इसके बारे में लिखा क्या है। इसके बारे में लिखा हुआ है, हम इसे यूज़ कब करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है याद रखने के लिए। हम इसे हमेशा तब यूज़ करेंगे जब मान लीजिए आपके पास बहुत सारे रेन गॉजेज हैं और आपने उन सबके इंडिविजुअल डाटा चेक किए और उनका सबका डाटा आपको लगभग लगभग सेम मिल गया, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि रेनफॉल सेम ही हुई होगी लगभग लगभग आसपास, तभी तो सबका डाटा सेम हो गया। वरना हम काफ़ी दूर होते हैं रेन गॉजेज एक दूसरे से, तब भी अगर डाटा एक जैसा आ रहा है तो इसका मतलब रेनफॉल मोर और लेस यूनिफॉर्म ही हो रही है। तो जब भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन काइंड ऑफ रेनफॉल होगी तब हम अर्थमेटिक मीन मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इट डजंट टेक इन अकाउंट द रेन गॉज आउटस्काइड द कैचमेंट। अब कैचमेंट क्या होती है हम आपको पहले बता चुके हैं। अब मान लीजिए आपकी एक सर्टेन कैचमेंट से बाहर कोई रेन गॉज रखा है, तो ये उसका डाटा कंसिडर नहीं करेगा। बस इस पॉइंट को एज इट इज़ याद रखिएगा, क्योंकि बाकी दोनों मेथड्स में बाहर वाला कैचमेंट, जो बाहर की कैचमेंट में रेन गॉज रखा होता है वो इंक्लूड किया जाता है। केवल अर्थमेटिक मीन मेथड ऐसा है जिसके अंदर नहीं किया जाता,
इसे डायरेक्टली याद रखिएगा, सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। दिस इज़ वेरी सिंपल मेथड, पता ही है आप लोगों को, कोई बहुत मुश्किल काम है, सबको जोड़ के एन यूनिट से डिवाइड कर दो, ठीक है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ये लीस्ट एक्यूरेट है। अब भाई यहाँ तो ये इसलिए काम कर गया क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का, है ना, इसलिए हमने सीधा सीधा कर लिया। अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म ना हो तो एक वैल्यू तो दे देगा, बट उसके अंदर कितना ज़्यादा एरर होगा, ठीक है। तो ये लीस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बट ऐसा नहीं है कि हम इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहाँ पे भी हमें यूनिफॉर्म टाइप ऑफ डाटा मिलेगा वहाँ पे इसे इस्तेमाल कर लेंगे। ओके, आगे बढ़े। तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है, कुछ नहीं है इस एग्जाम्पल में। इन कैचमेंट देयर वाज 6 रेन गॉजेस, 6 रेन गॉज में दिए हुए। द रेनफॉल डाटा कलेक्टेड बाय देम इन ईयर 2019 आर एज फॉलोज, ठीक है। तो 6 रेन गॉजेस दिए हुए हैं, उनसे डाटा कलेक्ट किया हमने सेंटीमीटर्स में, वो दिया हुआ है, ठीक है। देखो 40, 38, 43, 39, 40, 41, तो एवरेज है ना सब, मतलब सब आसपास ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इन्होंने कहा भी है फाइंड द एवरेज रेनफॉल इन द कैचमेंट बाय अर्थमेटिक मीन मेथड। हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वहाँ पे मेंशन किया जाएगा, 95% वहाँ पे मेंशन किया जाएगा कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, ठीक है। और नहीं भी किया हो तो आप बिल्कुल सामने देख के बता ही सकते हैं कि भाई बहुत ही ज़्यादा क्लोज डाटा दिया हुआ है तो हम अर्थमेटिक मीन मेथड यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 डिवाइडेड बाय 6, एवरेज निकालने का तरीका। सबको जोड़ोगे, अब 6 से डिवाइड करोगे तो आएगा 40.16 सेंटीमीटर्स। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़े। चलिए अब इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं इस टॉपिक को, फिर भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो थाइसन पॉलीगन मेथड, तो पहला क्या था अर्थमेटिक मीन मेथड, दूसरा क्या है थाइसन पॉलीगन मेथड। अब पहले इसके कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं, फिर देखते हैं कि इस मेथड को यूज़ कैसे करते हैं। इन दिस मेथड द रेनफॉल रिकॉर्डेड एट ईच स्टेशन इज गिवन अ वेटेज ऑन द बेसिस ऑफ द एरिया क्लोज बाय द स्टेशन, ठीक है। तो वेटेज का मतलब आपको पता है ना, वेटेज शब्द का, ठीक है। जैसे वेट मतलब क्या होता है, वजन। तो जो भी हमने एक रेन गॉज का डाटा लिया है उस इंडिविजुअल डाटा को हमने कितना वेटेज दिया है, कितना वजन दिया है, कहते हैं ना बात में कितना वजन है इस आदमी की बात में, तो ऐसे उस डाटा में कितना वजन है, उस डाटा की कीमत कितनी है, ठीक है। तो उसे हम एरिया के बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं। अब कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे, बट आप समझ लीजिए कि हर एक इंडिविजुअल रेन गॉज के डाटा को उस पर्टिकुलर रेन गॉज के आसपास के एरिया के अकॉर्डिंग हम उसे वेटेज दे देते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, द रेन गॉज आउटसाइड द कैचमेंट इज ऑल्सो कंसिडर। मैंने बताया आपको केवल अर्थमेटिक मीन मेथड में हम बाहर वाले रेन गॉज को कंसिडर नहीं करते, बाकी दोनों में करते हैं। दिस मेथड इज रिलायबल ओनली फॉर प्लेन एरिया बिकॉज इट डज नॉट टेक इन अकाउंट द this method is reliable only for the plain area because it does not take in account the elevation differences, ठीक है। तो केवल प्लेन एरिया में ये यूज किया जाता है, याद रखिएगा आप इस बात को। इज मोर एक्यूरेट कंपेयर टू अर्थमेटिक मीन मेथड, ये तो है ही सिंपल सी बात, ये अर्थमेटिक मीन मेथड से ज़्यादा अच्छा है रिजल्ट देने के मामले में, ठीक है। द होल कैचमेंट इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल एरियाज ऑन विच वी अज्यूम द यूनिफॉर्म रेनफॉल, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पूरे के पूरा जो जैसे हमारे एक कैचमेंट दिखाया हुआ मैंने आपको फिगर में, इस पूरे कैचमेंट को हम स्मॉल स्मॉल एरियाज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक एरिया ये हो गया और एक एरिया आपका ये हो गया और एक एरिया आपका ये हो गया, ऐसे ऐसे इसे हम एरियाज में डिवाइड कर देते हैं और उन एरियाज़ को हम एक पर्टिकुलर वेटेज दे देते हैं और उसके बेसिस पर हम इसे सॉल्व कर देते हैं। और हम मानते हैं कि जैसे ये एक एरिया है, ये वाला एरिया है, तो हम मानते हैं कि इस पूरे एरिया में यूनिफॉर्म रेनफॉल हुई होगी। ओके, कोई मुश्किल नहीं है, आसान चीज़ है। आप एक बार ये सारे पॉइंट्स दोबारा पढ़ लीजिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अब आगे चलते हैं और मेथड देखते हैं कि भाई होता कैसा है ये सब कुछ, ठीक है। तो भाई सबसे पहले मेक द ट्राइंगल जॉइनिंग द, सबसे पहले क्या था आपके पास, एक जैसे यहीं पर आए तो ये आपके पास एक कैचमेंट एरिया था। अब कैचमेंट एरिया तो आपको पता होगा ना कैसा कैसा कैचमेंट है दिखने में, ठीक है। उसके बाद आपको रेन गॉजेस भी पता होंगे कहाँ पे रखा हुआ है, जैसे एक R1 यहाँ रखा है, या R5 रखा है, या R2 रखा है, या R3 रखा है, या R4 रखा है, ठीक है। ऐसे ऐसे आपको रेन गॉजेस भी पता होंगे कि कहाँ कहाँ पे रखे हैं। तो आपको पता क्या क्या होगा, आपको कैचमेंट का एक पूरा एरिया पता होगा और आपको अपने रेन गॉजेस की पोजीशन पता होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप उन रेन गॉजेस को जोड़ के ट्राइंगल्स बना लोगे। जैसे यहाँ दिख रहा है ना, R1 से R2 जोड़ा, R2 से R3 जोड़ा, R3 से R4 जोड़ा, R4 से R5 जोड़ा, R5 से R1 जोड़ा, ये तो बार बार से जोड़ दिया। फिर R5 और R2 को जोड़ दिया, एक ट्राइंगल ऊपर बन गया, और R2 और R4 को जोड़ दिया, एक ट्राइंगल ये बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल्स बना लेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब ये जो हमने लाइंस खींची हैं, हम इनके मिड पॉइंट ढूंढेंगे।
जैसे R1 और R2 के बीच में ये रहा मिड पॉइंट, ठीक है, R5 और R2 के बीच में ये रहा मिड पॉइंट। ऐसे ऐसे मिड पॉइंट ढूंढा और हमने लाइन लगा दी वहाँ पे, ठीक है, मार्क कर दिया। मेक द मिड पॉइंट ऑफ द दीज लाइन एंड ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ दीज लाइन, ठीक है, मिड पॉइंट ढूंढा और उनका बाइसेक्टर बना दिया, ठीक है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बाइसेक्टर अप टू दैट व्हेन इट मीट विद अदर बाइसेक्टर और द आउटसाइड बाउंड्री ऑफ कैचमेंट, ठीक है। तो अब इसे हमें एक्सटेंड करना है, और कहाँ तक एक्सटेंड करना है, तब तक एक्सटेंड करना है जब तक ये किसी दूसरे बाइसेक्टर से मिल जाए या फिर कैचमेंट के एंड से मिल जाए। थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन आगे वाली फिगर में सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखते हैं। नाउ दीज बाइसेक्टर्स शो द बाउंड्री ऑफ द रेन गॉज, ठीक है, इन विच वी एज्यूम यूनिफॉर्म रेनफॉल दैट इज अ डिफाइंड एरिया इज अलॉटेड टू अ कैचमेंट टू अ सर्टेन रेन गॉज स्टेशन, ठीक है। तो जब हम इन्हें एक्सटेंड कर देंगे तो एक एरिया इनक्लोज हो जाएगा इनके अंदर में, और वही उस पर्टिकुलर रेन गॉज का एरिया होगा। सर कुछ समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, अब आएगा। देखिए सबसे पहली फिगर दिख रही है, कैचमेंट एरिया है, रेन गॉजेज है। दूसरी फिगर में क्या हुआ, हमने रेन गॉजेस को जोड़ा और हमने ट्रायंगल्स बना दिए। तीसरी फिगर में क्या हुआ, हमने इनके मिड पॉइंट को बाइसेक्ट किया और इन्हें एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। ये रहा इसका, 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 और इन्हें एक्सटेंड कर दिया। और एक्सटेंड कब तक कर दिया, एक्सटेंड तब तक कर दिया या तो ये कैचमेंट के एरिया से मिल जाए कोने में जाके, या फिर ये आपस में ही मिल जाए, ठीक है। समझ रहे हो आप क्या किया है हमने, दिख रहा है क्लियरली। अब हुआ क्या है, इसकी वजह से क्या हुआ कि हमें एरियाज अलग अलग बाइसेक्ट हो गए। सर कहाँ एरियाज, कुछ समझ तो आ नहीं रहा सर, लाइन लाइन दिख रही है, अब आएगा समझ में। ये देखो आ रहा है समझ में क्या हुआ है। ये R1 के लिए ये वाला एरिया आ गया ऊपर ऊपर, ठीक है। R2 के लिए ये ग्रीन वाला एरिया आ गया, R3 के लिए अपना ये पिंक एरिया आ गया, R4 के लिए ऑरेंज आ गया, और R5 के लिए ब्लूइश एरिया आ गया, ठीक है। तो सबके लिए अलग अलग एरिया हो गए। अब आपके पास एक पूरा कैचमेंट था शुरुआत में, और अलग अलग 5 रेन गॉजेस थे। आपने उन 5 रेन गॉजेस के लिए अलग अलग एरिया डिसाइड कर दिया। देखो यहाँ पे साफ दिख भी रहा है कि जो R1 हमारा स्टेशन है वो कैचमेंट के बाहर है, ठीक है, तब भी हमने उसे कंसिडर किया है, ठीक है। यही बात हमने शुरुआत में आपको कही थी कि इस वाले मेथड में हम जो कैचमेंट के बाहर के रेन गॉजेस होते हैं उन्हें भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, ये जो एरिया आपको मिला है R1 के लिए, जो एरिया मिला है, देखो अब R1 कैचमेंट के अंदर तो है नहीं, तो इसलिए इतना ज़्यादा फर्क तो नहीं डालना चाहिए इसका डाटा में, इसीलिए इसकी वेटेज कितनी कम है, बस जितना इसका एरिया कम उतनी ज़्यादा वेटेज कम, जितना एरिया ज़्यादा उतनी ज़्यादा वेटेज, है ना। तो देखो R1 की वेटेज कितनी कम है, बाहर है, हम ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं हम डाटा को निकालने में, लेकिन फिर भी उसकी वेटेज कितनी कम है, ठीक है। वहीं R2 को देखो, R2 लगभग लगभग बीच में है ना। अब उसके बीच में होने के कारण क्या है, उसके पास सबसे ज़्यादा वेटेज है। तो अब समझ में आ रहा है ना वेटेज का मतलब क्या था। और बस फिर यहाँ से एवरेज निकालना तो बहुत ही आसान है, कितना सिंपल मेथड है, R1A1 प्लस R2A2 प्लस R3A3 प्लस R4A4 प्लस R5A5। सब रेन गॉज के डाटा को उनकी गिवन एरिया वेटेज से मल्टीप्लाई करो और टोटल एरिया से डिवाइड कर दो, ठीक है। बस यही सिंपल सा फॉर्मूला बन के आएगा, और कुछ नहीं, हमने इंजीनियर्स हैं तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं चीज़ों को, ठीक है। समेशन I = 1 to n RI/AI/A, ठीक है। अब ये AI/A क्या है, इसे हम कहते हैं वेटेज फैक्टर। अगर कभी आपसे पूछा जाए, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया जाए और सीधा 1 नंबर के लिए पूछा जाए कि डिफाइन द वेटेज फैक्टर फॉर द गिवन एरिया, तो कुछ नहीं करना, वो एरिया गिवन होगा, टोटल एरिया से उसे डिवाइड करना, जो वैल्यू आएगी, मान लीजिए टोटल एरिया यहाँ का 10 यूनिट्स है और A2 जो है वो आपका 3 यूनिट्स है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए R2 के लिए वेटेज फैक्टर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 3/10 करोगे, 0.3 आ जाएगा, तो आप कह दोगे भाई 0.3 जो है वो R2 के लिए वेटेज है, ठीक है। R2 का वेटेज फैक्टर कितना हो गया, 0.3 हो गया, ठीक है। सिंपल सा है, आगे बढ़े। अब कुछ एग्जाम्पल है इसके ऊपर, एक ही एग्जाम्पल है, मतलब फाइंड द एवरेज रेनफॉल ओवर कैचमेंट विद द थाइसन पॉलीगन मेथड। अब आपको कभी भी इस तरीके से ट्राइंगल्स बनाने के लिए नहीं आएगा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि आप ट्राइंगल बनाओ, ये निकालो वो निकालो, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है 10 नंबर 20 नंबर के लिए कि आप भाई ट्राइंगल्स बना के दिखाओ प्रॉपर्ली, बाइसेक्ट करना आता है नहीं करता, ठीक है, या प्रोसीजर आपको पता है नहीं पता, तो वहाँ पूछा जा सकता है। बाकी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी ऐसा नहीं आएगा कि आप ट्रायंगल बनाओ और फिर उस चीज़ें निकालो, ओके। तो वहाँ किस तरह का क्वेश्चन आता है, वहाँ सिंपल क्वेश्चन आता है। एक टेबल दी है, उसमें लिखा हुआ है कि भाई 5 स्टेशन दिए हैं,
5 स्टेशन की रेनफॉल दी है, कितनी कितनी रेनफॉल उन्होंने की है, और उनका एरिया इनक्लोज बताया कि भाई कितना कितना एरिया वो स्टेशन इनक्लोज करते हैं। ठीक है, तो कुछ रह गया इसमें? अब कुछ भी नहीं रहा। P1 P2 P3 P4 P5 है आपके पास, A1 A2 A3 A4 A5 है आपके पास। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको, ये P1 मतलब R1, ठीक है, रेन कॉज 1 रेन कॉज 2 रेन कॉज 3, और P1 मतलब प्रेसिपिटेशन 1 प्रेसिपिटेशन 2। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हैं, वो ऊपर मैंने P1 लिख दिया, नीचे R1 लिख दिया। ठीक है, तो R1 A1 R2 A2 वही वाला पुराने वाला फॉर्मूला, और बस वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ पुट करके सॉल्व किया, और 31.1 सेंटीमीटर आपकी एवरेज रेनफॉल आ गई उस पूरे कैचमेंट में। ठीक है, कोई ऐसा बहुत बड़ा काम तो नहीं है, सीधा सीधा बस वैल्यूज रखनी है, आंसर निकालना है, और 2-2 नंबर के लिए सवाल आते हैं। ठीक है, और आपके उसमें यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो शायद 10-10 20 नंबर के लिए भी आ जाए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है भाई आइसोहाइडल मेथड। ये है भाई सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड, और इजी भी उतना ही है। हार्ड तो कुछ है ही नहीं अभी तक, सब इजी है, तो ये इजी भी है और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट भी है। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले आइसोहाइड्स क्या होते हैं। ठीक है, आइसोहाइड इज अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो मान लीजिए आपको पता लग गया कि भाई यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, फिर आपने देखा थोड़े डिस्टेंस बाद एक पॉइंट और निकाल लिया आपने, वहाँ पे भी 10 आ रही है, फिर आगे 10 आ रही है, तो उन पॉइंट्स को अगर आप जोड़ते चले जाओगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगी, उसी लाइन को आप आइसोहाइड लाइन कहते हैं। ठीक है, तो आइसोहाइड इज अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल रेनफॉल मैग्नीट्यूड। अब सर ऐसे निकालते कैसे हैं? हमारे पास बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स होती हैं जो इस बात का पता लगाती हैं और जिनकी बेसिस पे हम आइसोहाइड लाइंस को ड्रॉ कर पाते हैं। ओके, तो वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो हमारे कोर्स में नहीं है, वो सब हमें नहीं पता करना, बस हमें आइसोहाइड मेथड से एवरेज रेनफॉल निकालनी है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, assumption is that the area between two isohyds have rainfall equal to the arithmetic mean of the isohyds। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब आपको फॉर्मूला देख के भी समझ में आ जाएगा, और वैसे भी आप समझिए। मान लीजिए ये आपकी 2 आइसोहाइड लाइन है। ठीक है, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रही है, यहाँ पे 20 हो रही है, तो इन्होंने कहा है कि भाई इनके बीच का ये जो एरिया है, यहाँ पे जो रेनफॉल हो रही है वो माना जाएगा कि इन दोनों का अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन कितना आएगा? 20 + 10 30 डिवाइडेड बाई 2 15। तो मान लेंगे इस बीच वाले पूरे एरिया के अंदर एवरेज 15 सेंटीमीटर्स की रेनफॉल होती है। ठीक है, ये एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है, यही हम आपको फॉर्मूला में भी इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे अभी आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट देखते हैं इतना। ठीक है, स्टेशन नियर बाय कैचमेंट आर ऑल्सो कंसिडर। मैं पहले ही बता चुका हूँ हमको ये बात, कैचमेंट के आसपास का भी जो स्टेशन होगा वो हम कंसिडर करते हैं। दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड अमंग ऑल 3। ठीक है, और एक्यूरेट तो है ये, लेकिन कब एक्यूरेट है? केवल तब एक्यूरेट है अगर नंबर ऑफ स्टेशन बहुत ज़्यादा हो। क्यों सर? क्योंकि अगर आपके नंबर ऑफ स्टेशन ज़्यादा नहीं हुए तो नंबर ऑफ स्टेशंस, रेनबो स्टेशन की मदद से ही तो आपको डाटा मिलता है, उस डाटा के बेसिस पे आप आइसोहाइड लाइंस ड्रॉ करते हो। तो अगर आपके स्टेशंस कम होंगे तो आपकी आइसोहाइड लाइन थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, और उनके गड़बड़ होने से क्या होगा, जो एरिया उन दोनों लाइनों के बीच में आ रहा था वो चेंज हो सकता है, और अगर वो एरिया ज़्यादा चेंज हो गया तो ऑब्वियसली बात है आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एरिया पे डिपेंड करती हैं ये वाले फॉर्मूलेस, ये वाले जो मेथड्स हैं। ठीक है, इसलिए अगर आपके पास नंबर ऑफ स्टेशन बहुत ज़्यादा हो तो ये मेथड बहुत अच्छा है, बहुत एक्यूरेट है। बट अगर नंबर ऑफ स्टेशन बहुत कम हो तो क्योंकि कम स्टेशन की वजह से आपकी आइसोहाइड लाइन खराब बन सकती है, उसके कारण ये डाटा गलत दे सकता है। ओके, देखते हैं होता क्या है। देखिए क्या होता है, ये वाली फिगर देखिए पहले, ब्लू वाली, कुछ नहीं है, ये आपके पास एक कैचमेंट था, ये एरिया, ये देखिए ये ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा ये कैचमेंट है। ठीक है, अब ये P0 P1 P2 P3 P4 ये क्या है? ये आपकी आइसोहाइड लाइन है, नीचे मेंशन किया हुआ है, ये आपकी आइसोहाइड लाइन है। ठीक है, तो एक पूरे कैचमेंट को लिया और आइसोहाइड लाइन उसमें खींच दी, और उन आइसोहाइड लाइन के बीच में ये जो एरिया बचा है A1 A2 A3 A4, ये आपने एरिया डिवाइड कर दिया। ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है। और फॉर्मूला क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, इस एरिया के बीच का एवरेज रेनफॉल कितनी थी, उनका अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो P0 + P1/2 ऐसा अर्थमेटिक मीन आएगा, और उसे A1 से मल्टीप्लाई कर दो। सेम फॉर्मूला पिछले वाला, A1 क्या था हमारा? वेटेज फैक्टर था, वेटेज था, तो वही वेटेज से मल्टीप्लाई करना, बस यहाँ पे रेनफॉल कितनी लेनी है, उन दोनों का अर्थमेटिक मीन लेना है आइसोहाइड लाइन के बीच का। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिंपल तरीका है, कुछ नहीं इसमें खास। ठीक है, तो P0 + P1/2 × A1, ऐसे P1 + P2/2 × A2,
P2 प्लस P3/2 इंटू A3 और P3 प्लस P4 बाई 2 इंटू A4, ठीक है, और डिवाइड बाई टोटल एरिया A1 प्लस A2 प्लस A3 A+, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, ऐसा कुछ भी हार्ड नहीं आएगा जो उसमें से ना हो सके, और क्वेश्चन ज़रूर आता है, ठीक है, और इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, ठीक है। नोट पॉइंट याद रखिएगा। अब ये जो P0 है आपका, ये जो P0 वाली लाइन है, ये है कैचमेंट के बाहर। अब हमने कहा है कि भाई कैचमेंट के बाहर वाले रेन गॉजेस को भी हम कंसिडर करते हैं, बट मान लीजिए बाहर वाला कैचमेंट ना दिया हो आपको, अगर तो कुछ भी नहीं। अगर ना दिया हो तो हम मान लेते हैं कि भाई इस पूरे A1 एरिया में P1 रेनफॉल हो रही है एवरेज, ठीक है। वैसे भी आप एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा, कुछ भी नहीं, एवरेज निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप मान लोगे भाई P1 रेनफॉल ही हो रही है पूरे एरिया में A1 में, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन दिया है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो देखिए एग्जांपल क्या दिया हुआ है, द एरिया बिटवीन द आइसोहाइड्स आर गिवन इन द टेबल बिलो, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट यूनिफॉर्म डेप्थ, ठीक है। यूनिफॉर्म डेप्थ मतलब वो ये एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालिए, ठीक है। तो आइसोहाइड्स की आपको वैल्यू दी हुई है 75 mm, 90 mm, 100 mm, 125 mm, ठीक है। और एरिया दिया हुआ है, कितने कितने एरिया स्क्वायर किलोमीटर्स को आइसोहाइड्स कवर कर रहे हैं अपने बीच में, ठीक है, 60 275 260, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था वो वाला। देखिए फॉर्मूला देखोगे तो ऐसा लगेगा हे भगवान इतना बड़ा फॉर्मूला, बट है कुछ नहीं। मैं आपको समझा चुका हूँ कि फॉर्मूला कर क्या रहा है, फॉर्मूला निकल कैसे रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला देख के नहीं घबराना, मेथड पता होना चाहिए बस आपको, ठीक है। वही वाला हमने फॉर्मूला लिखा, रिपीट करते चले गए बस हमें, क्योंकि हमारे पास आज बहुत सारी वैल्यूज़ थी, इसलिए फॉर्मूला थोड़ा लंबा लिखा गया। और उस फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज़ रखी, वैल्यूज़ रख के सीधा इधर साइंटिफिक कैलकुलेटर सॉल्व किया और हमें आंसर मिल गया 130.04 mm। अब इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में ये था कि हमारे पास एक वैल्यू फालतू थी। देखिए ऊपर हमारे पास ज़्यादा वैल्यू है, नीचे हमारे पास कम वैल्यू है, ठीक है। तो हमें पता था कि एक ये जो 75 है ये बाहर वाला है, ठीक है, बाहर वाला कैचमेंट का रेनफॉल है। मान लीजिए ना दिया होता, ऐसे दिया होता, अब आपके पास जितने आइसोहाइड्स हैं उतने ही आपके पास एरिया है, तो हो गया ना वही वाला सीन जो मैं आपको नोट पॉइंट में समझा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे जो शुरू वाला था हमारा P0 प्लस P1/2 इंटू A1, उसकी जगह हम P1 इंटू A1 कर देंगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब वैसे ही डाटा को रखेंगे, वैसे ही डाटा सॉल्व करेंगे और वैल्यू दे देंगे। देखिए कितना फर्क आया, ये आया 130.35 और वो आया था 130.04, ठीक है। तो होपफुली आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कभी भी हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो। बाकी यूट्यूब में भी आप कमेंट करके हमसे डाउट ले सकते हो, आप हमें मेल कर सकते हो। सभी चीज़ों के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। और अपना ध्यान रखिएगा और बाकी पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच।